साथियों। जहां जमीन धड़कता है वही सब जिंदा रहता है, बाकी तो बस वक्त का शोर है जो बहता रहता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अंतर्दृष्टि विचारों का संगम और मैं हूं मनु शांति प्रिय और मेरे साथ हमेशा की तरह है मिस्टर अष्टभुजा सिंह। नमस्कार साथियों। साथियों, बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। ये वोट सिर्फ ईवीएम में दर्ज आंकड़े नहीं है, बल्कि ये सवाल है लोकतंत्र की शुचिता पर, संस्थाओं की निष्पक्षता पर और उस संघीय ढांचे की निष्पक्षता पर जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत जतन से बुना था। आज बंगाल की गलियों में बंदूकें हैं, आसमान में हेलीकॉप्टर हैं और सत्ता के गलियारों में सिंघम संस्कृति का शोर है। विभिन्न यूट्यूबर्स ने और विभिन्न कंटेंट क्रिएटर्स ने जो प्रश्न उठाए हैं उन पर विचार करना और उनको लेकर के चिंतित होना लाजमी। क्या ये एजेंसियां निष्पक्ष हैं? क्या केंद्रीय बल रक्षक हैं या डराने के मोहरे? और सबसे बड़ा सवाल कि इस डर के पीछे पश्चिम बंगाल का साइलेंट वोटर, क्या कोई बहुत बड़ा सच पीछे छुपाए बैठा है? क्या है उसके साइलेंट होने का मतलब? इन सभी पेचीदा पहलुओं पर आज हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आज बंगाल लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है या शक्ति का अखाड़ा बन गया है? देखेंगे पल दर पल क्या है इन सारे आंकड़ों का सच। अष्टभुजा जी, विभिन्न अखबार, मीडिया रिपोर्टर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स और विभिन्न चैनलों ने एग्जिट पोल और उसके डेटा पर जो गंभीर सवाल उठाए हैं, क्या ये मुमकिन है कि शोर मचाता मीडिया जमीनी हकीकत से कोसों दूर है? क्या बंगाल का साइलेंट वोटर कुछ हमसे छिपा रहा है जो कैमरों की पकड़ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन विद्वान और विश्लेषक इसे अपनी दृष्टि से देख रहे हैं? क्या है इस गहराते हुए अंधेरे या इस लंबी चुप्पी का कारण? देखिए मनुप्रिया जी, अभी देख रही हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ और बंगाल और तमिलनाडु का विशेष रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ गहमागहमी मची हुई है और दूसरे राज्य के नेता, मुखार और डराने धमकाने वाले प्रशासक, आईपीएस और आईएएस जैसे अधिकारी ऑब्जर्वर के रूप में बीजेपी के प्रचार प्रसार के रूप में गए हुए हैं और बंगाल की ममता दीदी और उनकी एक बहुत ही धारदार और सधी हुई और शांतपूर्ण महिला और यंगस्टर की चहेती सयानी घोष, उनके गाने और मनमोहक ममता के प्रचार प्रसार में वहाँ के लोगों में जो आत्मीयता, सम्मान और आदर और सेवा का भाव भरा है, वो भी किसी के नज़रों से अछूता नहीं है। और मोदी जी जो जा कर के वहाँ बीजेपी का गुणगान किए और गृह मंत्री अमित शाह जी भी अपने डरावने और खूंखार अंदाज में भाषणबाजी और धमकी भरे अपने कारनामे दिखाए और जलवे बिखेरे। ये सब चीज़ें तो हुई ही, और चूँकि 2 चरणों में चुनाव होना था और दूसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हो गया। और आपको बता दें कि यह लोकतंत्र का सबसे दिलचस्प और पेचीदा पहलू है
और विभिन्न विद्वानों, स्वतंत्र थिंकर, यूट्यूब क्रिएटर, समाचार पत्रों की सुर्खियां और मोदी मीडिया के अंदाज और बयान तथा जो सवाल खड़ा किया, दिखाया और बताया कि मीडिया विशेष रूप से बीजेपी और वर्तमान केंद्रीय सत्ताधारी सरकार की अंधभक्त और गुणगान करने वाली गोदी मीडिया, यह आम जनमानस में सही सूचना संचारित करने का साधन न होकर के बल्कि मन मुताबिक परसेप्शन और धारणा बनाने का कारखाना बन गया है। इसे हम कुछ महत्वपूर्ण तरीकों से और माध्यमों से देख सकते हैं। वह इस प्रकार की, जैसे जब केंद्रीय एजेंसियां, सुरक्षा बल और विभिन्न डरावने और खूंखार दूसरे राज्यों के आईपीएस ऑफिसर्स और चुनाव आयोग के अपने हथकंडे और भारी सुरक्षा बल जो बंगाल के गलियों में, सड़कों पर रहे, गश्ती लगाए और डराने, धमकाने और बीजेपी का गुणगान करने का प्रयास किए, तो ऐसी स्थिति में वहाँ का आम आदमी, मतदाता या कोई भी व्यक्ति जो वहाँ वोट दे रहा हो या नहीं दे रहा हो या जिसकी वोट कट गए हैं, तो उसके अंदर एक डर पैदा होना, भय पैदा होना स्वाभाविक सी बात है। तो जब उनसे एग्जिट पोल के संदर्भ में बीजेपी, मोदी, योगी, अमित शाह की अच्छाइयों के संदर्भ में पूछा जाएगा तो वो तो एक सुरक्षित बयान ही देगा और सच बोलने से डरेगा भी, क्योंकि क्या पता जो केंद्रीय एजेंसियां, ईडी, सीबीआई और भारत अधिकारी नेताओं को धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब देश में ये स्थिति आ रही है कि यूट्यूब क्रिएटर्स पर भारी जुर्माना लगा दिया जाता है और बहुत सारे पत्रकारिता छोड़ करके या उनके चैनल बंद करवा दिए जा रहे हैं, तो जब इस तरह की स्थिति आ रही है तो आदमी सच बोलने से तो कतराएगा। ये बात तो है ही। और वहाँ का आम आदमी और जिसने वोट दिया या नहीं दिया, जब उसे सर्वे किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो उसके अंदर एक साई या डर फैक्टर बना हुआ है। इसीलिए सर्वे करने वाले जब किसी से पूछते हैं तो वह सत्ता के डर या सामाजिक दबाव में वही जवाब देता है जो बीजेपी बुलवाना चाहती है और करवाना चाहती है और न्यूज़ चैनल दिखाना चाहती है। यहाँ तक कि आप देखिए, आज के डेट पर कई चैनल एक खास प्रोपेगेंडा के तहत बीजेपी की बड़ी जीत दिखा रहे हैं ताकि विपक्षी समर्थकों का मनोबल और धारणा कमजोर हो सके। हालांकि महिलाएं राशन, स्वास्थ्य और अपनी पहचान के मुद्दे पर ममता के प्रति मूक समर्थन रखी हुई हैं और एग्जिट पोल तो अक्सर झूठे और दिखावे वाले और टीआरपी बढ़ाने वाले आंकड़ों और उसकी जटिलताओं में उलझ जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत, योजनाओं में और वहाँ के जो मजबूत चेहरे हैं उनके व्यवहारों में होती है। हाँ, एक बात और उल्लेखनीय है कि डाटा कलेक्ट करने वाली जो अधिकांश एजेंसियां हैं वह दिल्ली से संचालित होती हैं और उनका बंगाल की ग्रामीण जनता और उनकी सोच की नब्ज को नहीं समझ पाती हैं। और आपको एक बात बता दें कि 2021 में भी जब चुनाव हुआ था तो विभिन्न चैनल और एग्जिट पोल के आंकड़े कलेक्ट करने वाली एजेंसियां और कंपनियां भी उस समय बीजेपी को पूर्ण बहुमत में दिखा रही थी और बीजेपी के टंके और गुणगान गा रही थी, लेकिन क्या हुआ, ममता की सरकार फिर बनी और सबने देखा भी। आपको बता दें कि बंगाल का जो वोटर है वह राजनीतिक रूप से जागरूक है। केंद्रीय बलों और एजेंसियों की धाक को
धूमधाम को, डरावने अंदाज को चुपचाप देख रहा है और उसका जवाब वह शांति से बटन दबा कर देगा, माइक लगा करके नहीं, चिल्ला करके नहीं, गुस्से में आकर नहीं। वैसे तो एग्जिट पोल केवल एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा होता है और वहाँ का असली डाटा तो उन महिलाओं के मन में चुप है जो चुपचाप कतार में खड़ी होकर अपना मतदान करके आ गई, और उन युवाओं के पास है जो रोजगार और अपनी बंगाल संस्कृति की पहचान, प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, जनता का आदेश टीवी के स्क्रीन पर नहीं होता है, वह जनता के दिल में पकता है। और 4 मई को जो नतीजे आएंगे तो शायद यह तथाकथित मीडिया नैरेटिव ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बेहतरीन अष्टभुजा जी, लेकिन विभिन्न मीडिया चैनल कुछ और प्रश्नों का भी कयास लगा रहे हैं, जैसे कि बंगाल के चुनाव में चुनाव आयोग ने क्या अपनी निष्पक्षता को बरकरार रखा है या दिल्ली के आदेशों के आगे उसे सरेंडर कर दिया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से दबंग छवि वाले आईपीएस अधिकारियों जैसे कि अजय पाल शर्मा और अन्य को चुन चुन कर संवेदनशील इलाकों में भेजा गया और उनके वीडियो सामने आए जहां वे स्थानीय नेताओं को धमका रहे हैं, क्या ये स्वतंत्र चुनाव की निशानी है या राज्य की मशीनरी को डराकर चुनावी बढ़त हासिल करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका? क्या सिंघम स्टाइल गवर्नेंस संवैधानिक लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? देखिए मनुप्रिया जी, यह सवाल महज एक वीडियो या दबंग आईएएस अधिकारी और उनके डराने धमकाने वाले अंदाज और खूंखार व्यवहार का नहीं है, बल्कि यह प्रश्न और इससे संबंधित मुद्दे भारत के पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान और उसके अनुच्छेद 324 तथा भारत के संघीय ढांचे की आत्मा से जुड़ा है। आम आदमी का जो प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास है, जुड़ाव है, उससे संबंधित है। और जब हम सिंघम संस्कृति और डराने धमकाने वाले जुमले और बीजेपी तथा केंद्रीय सत्ता की अंधभक्ति की बात करते हैं तो आपको बता दें कि वैसे तो चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए बंगाल में लगभग 900 से अधिक कंपनियों की तैनाती की थी, जिसमें लगभग 90,000 से अधिक जवान थे। इसके साथ ही अन्य राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों से 100 से अधिक पुलिस ऑब्जर्वर भेजे थे। यूपी कैडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा का जो विवादित बयान और वहाँ के स्थानीय नेता के साथ बर्बर व्यवहार सामने आया, उसके संदर्भ में बंगाल की टीएमसी पार्टी ने पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है और उसमें अजय पाल शर्मा के पूर्व के करतूतों और विवादास्पद बयानों तथा व्यवहारों और उनके व्यक्तिगत आचरण से संबंधित घटनाओं का हवाला भी दिया गया है। आपको बता दें कि जब एक आईएएस आईपीएस जैसे एक केंद्रीय अधिकारी को किसी राज्य के गांव में स्थानीय प्रत्याशी के घर जाकर डराने धमकाने, पोल बूथ को बदलने, वोट बैंक को मन मुताबिक पार्टी के पक्ष में करवाने के जो चर्चाएं चलते हैं और कारनामे होते हैं और घटनाएं घटती हैं, वह एक सामान्य और समझदारपूर्ण व्यवहार और देश की सत्ता और संस्कृति तथा केंद्रीय अधिकारियों का जो सच में नैतिक दायित्व है और प्रशासनिक कार्य है समाज में शांति व्यवस्था बनाने
कि उनके व्यवहार है उससे तो मेल नहीं खाता है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बन जाता है। आम आदमी में डर पैदा कर देता है, व्यवस्था के खिलाफ उनके विश्वास को कम कर देता है। हालांकि होना ये चाहिए कि जो IAS IPS से संबंधित 1968 का रूल ऑफ कंडक्ट है, उसके मुताबिक तो लोक सेवकों को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि घटनाएं तो इसके विरुद्ध ही होती हुई दिखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि जब कोई खास ऑब्जर्वर किसी विशेष पार्टी के कैडर की तरह व्यवहार करता है तो वह जनता के साथ साथ राज्य के पुलिस मशीनरी के मनोबल को भी गिराता है और कमज़ोर करता है। और पिछले 10 से 15 दिनों में बंगाल में जो स्थिति हुई है वह किसी की नज़र से अछूता नहीं है, क्योंकि वहाँ जो राज्य पुलिस के DGP और मुख्य सचिव जैसे व्यवस्थाकार और प्रशासनिक अधिकारी रहे, उनको भी दरकिनार करते हुए दिल्ली से आए बीजेपी के ऑब्जर्वर्स सीधे कमान संभाल रहे थे। आपको बता दें कि फिल्मी स्टाइल में सिंघम जैसे दहाड़ते हुए और शेरनुमा व्यवहार फिल्मों में तो अच्छे लगते हैं, लोकतंत्र में नहीं, क्योंकि लोकतंत्र चेक एंड बैलेंस से चलता है। अगर रक्षक ही भक्षक और शोषणकर्ता की भाषा बोलने लगे या निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के बजाय किसी पार्टी के विचारधारा और नेता विशेष के मोहरे बन जाए तो वह चुनाव या कोई कार्यक्रम या उत्सव या व्यवहार स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं बल्कि प्रायोगिक लगने लगता है। और यूपी कैडर के IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा का जो बंगाल के लोकल नेता को डराने धमकाने वाले बयान और वीडियो क्लिप्स हैं, वह भविष्य में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर एक कलंक या धब्बे की तरह याद किए जाएंगे। बेहतरीन विश्लेषण अष्टभुजा जी। साथियों, आज की चर्चा का सार यही है कि सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन अगर एजेंसियों की संस्थाओं की साख गिर गई तो उनकी भरपाई सदियों तक नहीं हो पाएगी। चाहे सिंघम जैसी फिल्मों का स्टाइल लेकर कुछ अधिकारी, कुछ तानाशाह तात्कालिक तालियां बटोर सकते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें एक बदनुमा धब्बे के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि शासन व्यवस्था लोकतंत्र ये सब चलता है संयम और संविधान से। तो आप सभी भी इन सब चीजों का ध्यान रखें। आने वाले चुनाव में जब भी आपके राज्य में हो, जहाँ के भी आप हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, तो अपने चुनाव में उपस्थित होकर अपनी सार्थक भागीदारी कीजिए, सही व्यक्ति को चुनिए और लोकतंत्र में अपना कीमती वोट अवश्य दीजिए। बंगाल की जनता ने अपना फैसला बक्सों में कैद कर दिया है। वो फैसला जो शायद टीवी स्क्रीन से, एग्जिट पोल से कोसों दूर है और सत्ता के प्रोपेगेंडा एजेंसियों की धमकी के बीच जीत हमेशा सत्य की ही होती है और होनी भी चाहिए, चाहे निर्णय मिट्टी मानुष के पक्ष में हो या परिवर्तन के, लेकिन जीत नैतिकता की होनी चाहिए, जीत सत्य की होनी चाहिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 4 मई को समय किस करवट बैठता है। तब तक आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित कीजिएगा। और अगर आपके कोई सुझाव है और अगर भविष्य में आप किसी विशेष टॉपिक पर
हमसे चर्चा साझा करना चाहते हैं तो हमें अवश्य कमेंट के माध्यम से प्रेषित कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा सफर अंतिम तक चलता रहे। तो जाते जाते यही कहूंगी कि अपना और अपने परिवेश का, अपने परिवार का, अपने परिजनों का विशेष ध्यान रखिए। और लेती हूँ आपसे इजाजत। मिलेंगे अंतर्दृष्टि के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार साथियों।